अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू द इजी मेडिक। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है सेल साइकिल। सेल साइकिल बेसिकली इज अ प्रोसेस बाय विच सेल रेप्लिकेट। एक सेल साइकिल के अंदर इंटर करता है और वो डिवाइड कर जाता है दो आइडेंटिकल सेल्स के अंदर। एक यूकैरियोटिक सेल्स होता है, उसके तीन फंडामेंटल कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं या तीन मेजर कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं। नंबर वन इज साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, and then there is cell membrane. साइटोप्लाज्म के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, मैक्रो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं सेल के। न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन। और सेल मेम्ब्रेन इज अ लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन जो कि सराउंड करती है सेल को। हमारी जो बॉडी के अंदर बिलियंस ऑफ सेल प्रेजेंट हैं और जो सारे सेल्स हैं वो कंटिन्यूसली हमारे सेल साइकिल के अंदर इंटर नहीं करते। कुछ सेल्स डिवाइड होते हैं, कुछ सेल्स डिवाइड नहीं होते। तो इसकी डिवीजन और नॉन डिवीजन की बेसिस के ऊपर हमारी बॉडी के सेल्स को हम तीन कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं। सबसे पहले लेबाइल सेल्स होते हैं, लेबाइल सेल्स वो सेल्स होते हैं जो कंटिन्यूसली प्रोलिफरेट करते हैं। लेबाइल सेल्स को हम प्रोलिफरेटिव सेल्स भी कहते हैं। ये कंटिन्यूसली प्रोलिफरेट करते रहते हैं। लेबाइल सेल्स हमारी बॉडी में कहाँ होते हैं? स्किन के सेल्स होते हैं, एपिथेलियल सेल्स ऑफ एपिडर्मिस, एपिथेलियल सेल्स ऑफ जीआईटी के सेल्स, जो एपिथेलियल लाइनिंग है जीआईटी की वो भी लेबाइल सेल्स की होती है। और यूरिनरी ट्रैक्ट की लाइनिंग वो भी लेबाइल सेल्स हैं। एंड देयर इज वन मोर थिंग, जो हमारा ब्लड कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स, they are continuously body is continuously forming all these cells। और ये हमारे पास continuously ब्रेक डाउन भी हो जाता है इन सेल्स का। इनकी लाइफ स्पैन बहुत छोटा होता है। तो इनका जो स्टेम सेल्स प्रेजेंट होते हैं हमारे बोन के अंदर वो भी लेबाइल सेल्स होते हैं। हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल्स हम उन्हें कहते हैं। वो भी कंटिन्यूसली डिवाइड करते हैं और रेप्लेनिश करते रहते हैं नीड हमारी बॉडी की ब्लड की। तो लेबाइल सेल्स हमारे पास एपिथेलियल सेल्स ऑफ GIT, एपिडर्मिस, यूरिनरी ट्रैक्ट एंड हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल्स। सेकेंड कैटेगरी में हमारे पास स्टेबल सेल्स आते हैं जो कि नॉर्मली कंटिन्यूसली डिवाइड नहीं करते, लेकिन अगर उन्हें स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस दिया जाए, डिफरेंट ग्रोथ फैक्टर्स आकर अगर उन सेल्स के ऊपर एक्ट करेंगे तो वो सेल्स सेल साइकिल के अंदर इंटर कर जाएंगे और वो डिवाइड हो जाएंगे। स्टेबल सेल्स हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। लिवर सेल्स, हेपाटोसाइट्स आर स्टेबल सेल्स। अगर हम लिवर को आधा कट कर दें तो लिवर सेल्स दोबारा से प्रोलिफरेट करके पूरे लिवर दोबारा बना देते हैं। और उसके बाद हमारे पास एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स, किडनी ट्यूब्यूल के सेल्स होते हैं, वो भी स्टेबल होते हैं और जब उनको नीड होती है डिवीजन की वो सेल साइकिल के अंदर एंटर कर जाते हैं। और डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल और लूप होमेनले, ये सारे सेल स्टेबल होते हैं। सेकंड पे हमारे पास स्टेबल सेल्स, हेपाटोसाइट्स, एंड किडनी ट्यूब्यूल सेल्स। तीसरी कैटेगरी में हमारे पास आते हैं परमानेंट सेल्स जो कभी भी सेल साइकिल के अंदर इंटर नहीं करते। परमानेंट सेल्स हमारे पास होते हैं न्यूरॉन्स, जो कि हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम के सेल्स हैं, और स्केलेटल मसल सेल्स और कार्डियक मसल सेल। ये तीन तरह के सेल्स होते हैं जो परमानेंट सेल्स के आते हैं हमारे पास। न्यूरॉन्स, कार्डियक मसल सेल्स एंड स्केलेटल मसल सेल्स। कार्डियक मसल, स्केलेटल मसल सेल एंड परमानेंट सेल्स, ये तीन कैटेगरी आ गई हमारे सेल्स की। कौन कौन से सेल डिवाइड करते हैं और कौन से सेल्स डिवाइड नहीं करते हमारी बॉडी के अंदर, सेल साइकिल के अंदर एंटर करते हैं या नहीं करते हैं।
एक सेल जब हमारे सेल साइकिल के अंदर एंटर करता है तो पहला फेज जो होता है उसे हम कहते हैं G1 फेज और गैप फेज 1, G1 फेज और गैप फेज 1। G1 फेज और गैप 1 फेज पे जो नॉर्मली हम बात कर रहे हैं साइटोप्लाज्म के अंदर ऑर्गेनेल्स हैं, डीएनए के अंदर हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर डीएनए मटेरियल है और सेल मेम्ब्रेन सराउंड करती है सबको। तो जो गोल है हमारा डिवीजन का, सेल साइकिल का, 2 सेल्स बनाना है और एक सेल से हमें 2 सेल्स को 2 सेल रेप्लिकेशन करवानी है। तो जितना भी कंस्ट्रेंट इनके अंदर प्रेजेंट है हमें उस सबको डुप्लीकेट करना पड़ेगा ताकि 2 आइडेंटिकल सेल्स हमारे पास बन सके। तो जब पहला इवेंट हमारे पास G1 पे होता है उसमें हमारे पास डुप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनल्स डुप्लीकेट हो जाते हैं। डुप्लीकेशन ऑफ द ऑर्गेनल्स पहला इवेंट, जितने अगर एक सेल के अंदर राइबोसोम से 2 राइबोसोम्स हो जाएंगे, राइबोसोम्स डबल हो जाएंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डबल हो जाएगा, हमारे पास प्रोटियोसोम्स डबल हो जाएंगे और लाइसोसोम्स डबल हो जाएंगे, सारे स्ट्रक्चर्स G1 के अंदर डबल हो जाएंगे। और जो सेकंड इवेंट हमारे पास होगा, इफ देयर इज डीएनए डैमेज, अगर सेल एंटर किया, ऐसा सेल एंटर किया जिसका डीएनए डैमेज है, तो G1 फेज पे चेक किया जाएगा कि अगर डीएनए डैमेज है या नहीं। अगर डीएनए डैमेज होगा तो डीएनए रिपेयर होगा G1 फेज के ऊपर। और जो तीसरा इवेंट यहाँ पर होगा हमारे पास, सेल का साइज ग्रो, क्योंकि एक सेल से हमें 2 सेल बनाने हैं। एक पेरेंट्स मदर सेल डिवाइड होकर 2 डॉटर सेल्स बनाएगा, आइडेंटिकल साइज होगा और आइडेंटिकल उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल एवरीथिंग विल बी आइडेंटिकल। सो सेल का साइज ग्रो करता है गैप फेज 1 के ऊपर। सो 3 इवेंट्स हो गए हमारे पास, डुप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनल्स, डीएनए डैमेज एंड सेल ग्रोज। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एस फेज के सेकंड स्टेज इज एस फेज या सिंथेटिक फेज। जो मेजर इवेंट है एस फेज का वो है रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। जो मेजर गोल है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास इवेंट है सेल साइकिल का, वो है रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए एस फेज। सो हियर डीएनए रेप्लिकेट, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, और जो डिफरेंट रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए यहाँ पर हो रहा है, लेकिन इसके लिए हमें रेप्लिकेशन के लिए डिफरेंट एंजाइम्स जो हमारे पास प्रेजेंट चाहिए होते हैं हमें, और डिफरेंट प्रोटीन्स होती हैं जो डीएनए को रेप्लिकेट कराती हैं, उनकी फॉर्मेशन भी गैप फेज 1 में होती है। वन मोर इवेंट, एंजाइम्स प्लस प्रोटीन, इनकी जो फॉर्मेशन होगी, जो रेप्लिकेशन में मदद देंगे, वो एंजाइम्स भी हमारे पास गैप फेज 1 में बनते हैं। एस फेज से निकलकर जब डीएनए रेप्लिकेशन फुली और कंप्लीटली हो जाता है, उसके बाद सेल एंटर कर जाता है G2 फेज में, यानी G1 से एस फेज एंड देन देयर इज G2 फेज या गैप फेज 2। गैप फेज 2 इज द लास्ट इवेंट ऑफ इंटरफेज। सेल प्रिपेयर कर रहा है इस वक्त डिवीजन के लिए। तो गैप फेज के अंदर सेल का जो मेजर गोल होता है वो होता है सेल के साइज को ग्रो करना। सेल साइज ग्रो करेगा इस स्टेज के ऊपर आके, क्योंकि नेक्स्ट में हम माइटोसिस के अंदर एंटर कर जाएंगे जहां पर सेल को डिवाइड होना है। इन 3 स्टेजेस के ऊपर सेल प्रिपेयर करता है अपने आप को डिवीजन के लिए। तो जब यहाँ पर सेल का साइज अप्रोप्रिएट होगा तभी सेल डिवीजन के लिए एंटर कर सकता है। वन मोर थिंग यहाँ पे होगी कि डिफरेंट मॉलिक्यूल्स जो यहाँ पर बनने थे और कुछ चीज़ें रह गई हैं, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स जो चाहिए माइटोसिस के लिए और वो अभी तक प्रिपेयर नहीं हुए, तो वो भी G2 फेज के ऊपर होंगे। मॉलिक्यूल्स फॉर्मेशन, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन्स जो चाहिए होंगे हमें, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स फॉर्मेशन होगी जो डिवीजन के लिए हमें चाहिए। G1 फेज, एस फेज और G2 फेज को हम इंटरफेज कहते हैं, जो कि प्रिपरेटरी फेज है सेल साइकिल का, जिसके अंदर सेल प्रिपेयर करते हैं अपने आप को डिवीजन के लिए। सो नाउ सेल एंटर कर जाएगा हमारे पास एम फेज के अंदर। एम फेज को हम 4 फेजेस के अंदर डिवाइड कर देते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। माइटोसिस के 4 सब फेजेस होते हैं, सब स्टेजेस।
पहला स्टेज है हमारे पास प्रोफेज। प्रोफेज हमारे पास जो जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है नॉर्मली वो बहुत लूज जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन। तो क्रोमैटिन क्या होता है बेसिकली, हमारे जो डीएनए के अंदर हमारे हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं जिनके इर्द गिर्द डीएनए रैप करता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए रैप किया होता है। हिस्टोन प्रोटीन्स का ऑक्टोमर होता है, यानी 8 हिस्टोन प्रोटीन्स मिलकर एक ऑक्टामर बनाती हैं। जिसके इर्द गिर्द डीएनए सराउंड करता है। तो नॉर्मली हमारे पास डीएनए इस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, क्रोमैटिन की फॉर्म में डीएनए प्लस हिस्टोन हमारे पास क्रोमैटिन होता है। लेकिन जब प्रोफेज में हम आ गए हैं, हमें अब क्या करना है कि अपोजिट पोल्स की तरफ माइटोसिस के अंदर डीएनए मटेरियल है उसको 2 सेल्स अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करा के हमें बी से सेल को डिवाइड करवाना है, साइटोकाइनेसिस करवानी है। लेकिन अगर डीएनए लूज है काफ़ी तो उसे हम सेग्रीगेट, उसको सेपरेट नहीं कर सकते। तो जो पहला इवेंट प्रोफेज पे होगा, हमें डीएनए को कंडेंस करना पड़ेगा। नॉर्मली डीएनए लूज फॉर्म में क्रोमैटिन की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, लेकिन जब प्रोफेज के अंदर हम इंटर करते हैं और डीएनए कंडेंस करता है तो वो क्रोमोसोम्स की शेप में आ जाता है। यानी नॉर्मली हमारे सेल्स के अंदर क्रोमोसोम्स की शेप में डीएनए प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन जब उसको कंडेंस किया जाएगा प्रोफेज में तो डीएनए क्रोमोसोम्स की शेप में आ जाएगा। पहला इवेंट हो गया, डीएनए कंडेंस हो गया और क्रोमोसोम की शेप में आ गया। अब डीएनए को अगर हमने सेग्रीगेट करना है 2 इक्वल हाफ्स के अंदर, आधा इधर डीएनए आधा उधर डीएनए, लेकिन डीएनए को हमारे पास डीएनए बाउंड हुआ है न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर, तो डीएनए को हम सेग्रीगेट नहीं कर सकते। तो दूसरा इवेंट हमारे पास होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपेयर हो जाती है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपेयर कैसे होती है, हमारी बॉडी के हमारे जो सेल साइकिल के अंदर डिफरेंट काइनेस एंजाइम होते हैं, साइक्लिन्स और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेस। साइक्लिन और सीडीके क्या करते हैं, साइक्लिन्स और सीडीके हमारे जो न्यूक्लियर एनवेलप है न्यूक्लियस का, इसके ऊपर सर्टेन प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं, हिस्टोन, लैमिन्स, इस तरह की बहुत सारी प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं। तो साइक्लिन और सीडीके हमारे पास जो है वो इन प्रोटीन्स को फॉस्फोरिलेट करवा देते हैं। प्रोटीन्स फॉस्फोरिलेट हो जाती हैं जब, और वो ये प्रोटीन जब फॉस्फोरिलेट कर देते हैं हम इन प्रोटीन्स को, तो ये एक्टिवेट हो जाती हैं और सर्टेन प्रोटीएस एंजाइम्स वो होते हैं जो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करवाते हैं। तो ये खुद डिफरेंट प्रोटीएस एंजाइम्स को एक्टिवेट करते हैं, प्रोटीएस एंजाइम आकर न्यूक्लियर एनवेलप को डिसॉल्व कर देते हैं। तो अब न्यूक्लियस के जो डीएनए मटेरियल कंडेंस होकर क्रोमोसोम बन चुके हैं, और सेकंड पे प्रोटीएस एंजाइम एक्टिवेट हुआ जिसने न्यूक्लियर एनवेलप को डिसॉल्व कर दिया। नाउ तीसरा इवेंट जो प्रोफेज पे होगा वो होगा सेंट्रोमेयर। हमारे पास जो सेंट्रोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, सेंट्रोसोम्स अपेयर हो जाएंगे, 2 सेंट्रोमेयर। एस फेज के अंदर हमारे पास सेंट्रोसोम, नॉर्मली सेल के अंदर एक सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है, लेकिन एस फेज के अंदर सेंट्रोसोम की डुप्लीकेशन भी होती है। डुप्लीकेशन भूल गया था शायद मैं, डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रोसोम। तो डुप्लीकेशन यहाँ होती है, लेकिन जो सेंट्रोसोम प्रेजेंट होते हैं वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं और वो न्यूक्लियर एनवेलप के आसपास प्रेजेंट होते हैं। जब न्यूक्लियर एनवेलप डिसॉल्व हो जाती है तो वो डीएनए मटेरियल के पास आकर अपीयर हो जाते हैं, सेंट्रोसोम्स। सेंट्रोसोम बेसिकली माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर है, जिससे माइक्रोट्यूब्यूल की रेज रेडिएट करती है। माइक्रोट्यूब्यूल्स ये जब इवेंट सारे हो जाते हैं उसके बाद सेल मूव कर जाता है नेक्स्ट स्टेज के अंदर। नेक्स्ट स्टेज को हम कहते हैं मेटाफेज।
मेटाफेज के अंदर नॉर्मली हमारे पास जो हमारे पास क्रोमोसोम कंडेंस हो चुके हैं, न्यूक्लियर एनवेलप डिसॉल्व हो चुका है और सेंट्रोसोम्स हमारे पास अपीयर हो चुके हैं। तो अब सेंट्रोसोम्स मूव करेंगे अपोजिट पोल्स की तरफ। पहला इवेंट सेंट्रोसोम है, दो अपोजिट पोल्स की तरफ चले जाएंगे सेल के अंदर। सेंट्रोसोम से माइक्रोट्यूब्यूल रेडिएट करेंगे और स्पिंडल की फॉर्मेशन कराएंगे। सेकेंड इवेंट हमारे पास जो माइक्रोट्यूब्यूल्स की ये फॉर्मेशन हो जाएगी, स्पिंडल फॉर्मेशन हो गई। तो तीसरी चीज़ हमारे पास होगी, यहाँ पर क्रोमोसोम्स हैं, वो आकर माइक्रोट्यूब्यूल्स के यहाँ पर सेल के बीच में अलाइन कर जाएंगे और इन माइक्रोट्यूब्यूल्स क्रोमोसोम्स के आकर अटैच कर जाएंगे। क्रोमोसोम पे किस तरीके से ये अटैच करते हैं देखते हैं। नॉर्मली जो हमारी बॉडी के अंदर ना नॉर्मली जो नॉर्मल सेल है उसके अंदर हमारे पास क्रोमोसोम की शेप ये होती है, लेकिन जब डीएनए डबल हो जाता है तो हमारे पास क्रोमोसोम की शेप ये हो जाती है। ये अभी भी सिंगल क्रोमोसोम ही है, लेकिन डीएनए डबल हो चुका है इसमें। क्रोमोसोम की जो क्रोमोसोम के जो नंबर्स हैं वो डिपेंड करते हैं सेंट्रोमेयर के ऊपर। सेंट्रोमेयर ये डीएनए का ये स्ट्रक्चर हो जाए तो दो डिफरेंट सिस्टर क्रोमैटिड्स को अटैच करता है। जो डीएनए डुप्लीकेट होकर बनता है उसे हम सिस्टर क्रोमैटिड कहते हैं, जो अभी भी एक पेरेंट क्रोमैटिड के साथ अटैच किया हुआ है। मतलब दो सिस्टर क्रोमैटिड, ये भी सिस्टर क्रोमैटिड होता है, ये भी सिस्टर क्रोमैटिड्स होता है। ये अटैच होते हैं यहाँ पे सेंट्रोमेयर के ऊपर। लेकिन जब ये अटैच होकर अलग अलग हो जाएंगे, फॉर सपोज एनाफेज के अंदर ये मूव करेंगे अपोजिट पोल्स की तरफ, अब ये हमारे पास दो क्रोमोसोम है। पहले ये एक ही क्रोमोसोम था, अब दो क्रोमोसोम है। हमारे पास जो एस फेज के अंदर 92 क्रोमैटिड्स बन जाते हैं क्योंकि डीएनए डबल हो गया, लेकिन क्रोमोसोम्स 46 ही रहते हैं। ठीक, तो क्रोमोसोम्स हमारे पास ये दो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं जो ये अटैच करती हैं ये सेंट्रोमेयर वाला रीजन है डीएनए का। यहां पर हमारे पास काइनेटोकोर एक प्रोटीन होती है, काइनेटोकोर प्रोटीन होती है, और इन दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में सेंट्रोमेयर के बीच में एक और प्रोटीन होती है जिसे हम कहते हैं कोहेसिन। सेंट्रोमेयर के साइड में काइनेटोकोर प्रोटीन और सेंट्रोमेयर के बीच में एक प्रोटीन होती है कोहेसिन। ठीक है, जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है यहाँ पर आकर अटैच करते हैं काइनेटोकोर के साथ। काइनेटोकोर एक हुक है जिसके साथ आकर माइक्रोट्यूब्यूल अटैच कर जाएंगे और एनाफेज में वो उसको मूव कराएंगे डिफरेंट पोल्स की तरफ। तो यहाँ पर काइनेटोकोर के साथ आकर क्रोमोसोम के साथ ये हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल आकर अटैच कर जाते हैं काइनेटोकोर प्रोटीन के साथ मेटाफेज के अंदर। और जो सेल के मिड के अंदर, एक बीच के अंदर सेल के अलाइनमेंट होती है जो क्रोमोसोम की, हम इसे कहते हैं मेटाफेज प्लेट। एक प्लेट फॉर्मेशन हो जाती है जिसे हम कहते हैं मेटाफेज प्लेट, क्रोमोसोम जब सेल के बीच में अलाइन हो जाते हैं। अगला फेज होता है हमारे पास एनाफेज। एनाफेज के अंदर हमारे पास सेपरेशन होती है सिस्टर क्रोमैटिड्स की, यानी कि अगर दो क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं, दो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं और बीच में मैंने बताया था यहाँ पर कोहेसिन प्रोटीन है जिसने इन दोनों को जोड़ा हुआ है सेंट्रोमेयर रीजन के ऊपर। तो कोहेसिन प्रोटीन ब्रेक हो जाएगी और दो सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग हो जाएंगे और एक क्रोमोसोम से हमें दो क्रोमोसोम बनेंगे। फिलहाल ये एक ही क्रोमोसोम है, लेकिन जब सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग हो जाते हैं फिर ये अलग अलग क्रोमोसोम बन जाएंगे। तो एनाफेज के ऊपर
जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं वो अपोजिट पोल की तरफ मूव कर जाएंगे और हम अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करेंगे। तो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स बैकवर्ड मूव किस तरीके से किए? बेसिकली जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये रेडिएट कर रहे हैं जो सेंट्रोसोम के ऊपर से। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स बने होते हैं, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन्स की पॉलीमराइजेशन करवाते हैं तो हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल बन जाते हैं, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन के बने हुए होते हैं। तो बहुत सारी रिसर्च हो रही है किस तरीके से प्रोटीन ये हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल बैकवर्ड मूव करते हैं, दोबारा से स्मॉल हो जाते हैं और अपोजिट पोल की तरफ मूव कर जाते हैं। तो एक रिसर्च ये कहती है कि जो ट्यूब्यूलिन की डी पॉलीमराइजेशन हो जाती है, पॉलीमराइजेशन करते हैं तो एक चेन बन जाती है, लेकिन अगर डी पॉलीमराइजेशन करेंगे हम उसकी, वो दोबारा छोटे हो जाएंगे। तो डी पॉलीमराइजेशन की वजह से दोबारा ये अपोजिट पोल्स की तरफ मूव कर जाते हैं। एनाफेज के अंदर ये अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करते हैं और मेटाफेज में प्लेट बनती है और एनाफेज के अंदर अपोजिट पोल्स की तरफ मूव कर जाते हैं। नेक्स्ट स्टेज हमारे पास आता है टीलोफेज। टीलोफेज के अंदर बेसिकली न्यूक्लियर कंटेंट्स जो है हमारे पास साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स हैं वो इक्वली डिवाइड कर देते हैं हम, आधे एक सेल की तरफ और हाफ एक सेल की तरफ। तो एक न्यूक्लियस की फॉर्मेशन आधा जेनेटिक मटेरियल यहाँ आ जाएगा, आधा जेनेटिक मटेरियल यहाँ आ जाएगा। जेनेटिक मटेरियल अब तक क्रोमोसोम की फॉर्म में था, लेकिन टीलोफेज के अंदर जेनेटिक मटेरियल दोबारा लूज हो जाएगा और दोबारा क्रोमेटिन की फॉर्म में आ जाएगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर एनवेलप रीअपेयर हो जाएगा। साइटोप्लाज्म आधा डिवाइड हो जाएगा, आधे क्रोमोसोम आधे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ, एक वहाँ, गोल्जी एपेरेटस एक यहाँ एक वहाँ, इस तरीके से डिवीजन हो जाएगी सब चीज़ों की। और फिर यहाँ पर हमारे पास दो प्रोटीन्स अपेयर होंगी, एक मायोसिन और मायोसिन के साथ अटैच होंगी एक्टिन प्रोटीन्स। ये सेल को पिंच करेंगी बीच के अंदर से। जैसे अगर हम एक बालून लें और उसको हम बीच से यूं उंगलियों से पिंच करें तो आधा बालून एक तरफ हो जाता है और आधा बालून एक तरफ। तो इसी तरह ये प्रोटीन, ये आकर प्रोटीन्स, ये हमारे पास प्रोटीन होती हैं एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन, ये आकर हमारे पास अटैच हो जाती हैं सेल के अंदर और ये आके एक फुरो बनाती हैं, ये कंस्ट्रक्शन फुरो, इसे हम कहते हैं कंस्ट्रक्शन फुरो। और ये सेल को पिंच करती हैं बीच के अंदर से। ये जो एक कंस्ट्रक्शन बनती है हम इसे कहते हैं कंस्ट्रक्शन फुरो। ये कंस्ट्रक्शन फुरो इस तरह डीप होता जाता है और जब ये दोनों फुरो आपस में ये दोनों मिल जाते हैं तो सेल मेम्ब्रेन वहाँ डिफ्यूज़ हो जाती है और दो सेल्स बन जाते हैं हमारे पास। तो टीलोफेज के अंदर कंस्ट्रक्शन फुरो बनेगा और सेल डिवाइड कर देगा। अब हम ड्यूरेशन देख लेते हैं कि कौन सा फेज कितने टाइम तक चलता है। नॉर्मली जो हमारा पूरा सेल साइकिल है इसकी ड्यूरेशन होती है 24 आवर्स। सो G1 फेज मोस्टली 8-10 आवर्स, 10 और 10 से ज़्यादा भी हो सकता है, डिपेंड करता है हम कौन सा सेल डिवाइड हो रहा है। ये ईयर्स तक भी जा सकता है G1 फेज। S फेज हमारे पास 6 आवर्स, G2 फेज 2 to 4 आवर और पूरा माइटोसिस 1 आवर। तो टोटल तकरीबन हमारे पास 24 आवर लगते हैं एक सेल को डिवाइड करवाने के लिए। अभी हम क्रोमोसोम्स देख लेते हैं किस स्टेज पर कितने क्रोमोसोम्स और कितने क्रोमैटिड्स प्रेजेंट होते हैं। एक सेल एंटर करता है जब सेल साइकिल के अंदर, उसके पास 46 क्रोमोसोम्स होते हैं और 46 क्रोमैटिड्स होते हैं और वो क्रोमोसोम्स होते हैं। नॉर्मली ये एक क्रोमैटिड है और इसे हम क्रोमोसोम भी कहते हैं, क्रोमैटिड क्रोमोसोम, ठीक है। इस तरह के 46 हमारे पास क्रोमैटिड्स होते हैं सेल के अंदर। सेल एंटर करता है G1 के अंदर, डुप्लीकेशन हो रही है, DNA सब चीज़ें जो भी होना था वो हो गया। S फेज के अंदर क्या होगा, ये जो क्रोमैटिड है इसकी DNA प्रेजेंट है, उसकी डुप्लीकेशन हो जाएगी और हमारे पास इस तरह और क्रोमैटिड बन जाएंगे।
हर क्रोमोसोम क्रोमेटिड के साथ इस तरह से क्रोमेटिड बन जाएगा, लेकिन क्रोमोसोम के नंबर डिपेंड करते हैं सेंट्रोमेयर के ऊपर। सेंट्रोमेयर एक ही है जो कि कोहेसिन प्रोटीन के साथ अटैच है। जब तक वो ब्रेक नहीं होगा तब तक हम इसमें सेपरेट क्रोमोसोम नहीं कहेंगे। तो ये दो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। तो एस फेस के अंदर क्रोमोसोम्स तो 46 ही होते हैं, लेकिन क्रोमेटिड्स 92 हो जाते हैं। यहाँ पे क्रोमेटिड भी 46, क्रोमोसोम भी 46। यहाँ पे हमारे पास क्रोमोसोम 46, लेकिन क्रोमेटिड्स 92 हो गए, डबल। यहाँ पे भी सेम होगा, यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम, लेकिन एनाफेज के अंदर 92 क्रोमोसोम 92 क्रोमेटिड्स, क्योंकि ऑपोजिट पोल की तरफ मूव कर जाए। अगर हम क्रोमोसोम कहेंगे तो 92 है, क्रोमेटिड्स कहेंगे तब भी वो 92 है, क्योंकि क्रोमोसोम को ही हम क्रोमेटिड कह रहे हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अभी तक वो मूव नहीं किया अपोजिट पोल की तरफ। क्रोमोसोम 46 है लेकिन क्रोमेटिड 92 है, लेकिन यहाँ पे मूव कर जाएंगे तो इसलिए चेंज हो जाएगा वो पूरा सिनेरियो। 46 क्रोमोसोम्स, 92 क्रोमोसोम, 92 क्रोमेटिड्स। जब सेल डिवाइड कर जाते हैं तो 46 क्रोमोसोम एक सेल में, 46 क्रोमोसोम सेम में, क्रोमेटिड्स का भी सेम नंबर होगा। थैंक यू।